खोए हुए बुद्ध की खोज भाग 2 में आपका स्वागत है। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि डॉक्टर हरे राम पीएचडी लेखक के बारे में क्या बता रहे हैं, तो जहाँ तक हमारा वीडियो ख़त्म हुआ था वहीं से फिर हम इसकी शुरुआत करेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदी के कई गुमनाम लेखकों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। उनकी रचनाओं से दुनिया को अवगत कराने का काम किया, बताने का काम किया, जिनको आगे लाने से तथा कथित सभ्य जन कतराते रहे। ऐसे लेखकों में व्यंग्य बोध के विराट कवि कुंजन, जनता की याददाश्त में जीवित कवि परगन राम, वयस्क श्रृंगार के अंगूठ कवि जगरदेव, समानतों के तनी तोपों के बीच मुसहर कवि बिहारी राम, भोजपुरी के तथा कथित नक्सली कवि नारायण महंतो और विंध्याचल घाटी के कमंतु जन कवि बावला मुख्य हैं, जिनके बारे में सविस्तार जानकारी उन्होंने आधुनिक भोजपुरी के दलित कवि और काव्य 2010 पुस्तक में दी है। उन्होंने इन कवियों के वैश्विक व प्रसंगिता के कारणों को रेखांकित किया है। हिंदी में ऐसे लेखक बहुत कम मिलेंगे जो ईमानदारी से हाशिए के उन रचनाकारों की पैरवी करने के लिए सदैव तत्पर, बेचैन और विहल रहे हैं, जो वाकई योग्य व दृष्टि संपन्न रचनाकार होने के बावजूद अपेक्षित रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इतना ही नहीं किया, उन्होंने हिंदी साहित्य को मजबूत व व्यापक बनाने वाले उन रचनाकारों से भी हमें अवगत कराया, बताया, जिनसे सुसंस्कृत लोग आँख चुराते आए थे, चाहे वो भोजपुरी भाषा के टेकराम, कुंजन कवि कुमंतु कवि बावला हो या चाहे हिंदी के महाराज सिंह भारती, रामस्वरूप वर्मा, RL चंदापुरी, निर्गुण सिंह खाली इत्यादि। डॉक्टर सिंह यह साफ लिखते हैं कि हिंदी के महाकवि सूरदास जाति के आहिर थे। फॉरवर्ड प्रेस, अप्रैल 2016, पृष्ठ 49। तथा अपने कथ्य को तथ्यपरक बनाने के लिए वे सबूत के तौर पर सूरदास के पिता का नाम रामदास ग्वाला बताते हैं। इतना स्पष्ट हिंदी के बहुत कम लेखक बोलने या लिखते हैं। डॉक्टर प्रसाद साहित्य में प्रतीक्षात्मकता के विरोधी रहे हैं। यह बात उनकी पुस्तकों में भी झलकती है और स्पष्ट होती है, दिखती है, बोली वाणी से भी और सोशल मीडिया के युग में फेसबुक से भी। उनकी इसी मुखरता व स्पष्टता का प्रमाण है कि उन्होंने हिंदी साहित्य को ओबीसी साहित्य विमर्श 2014 का कॉन्सेप्ट दिया और लिखा कि कई इतिहासकारों ने यह प्रमाणित करने की चेष्टा की है कि प्राचीन भारत में ओबीसी के लोगों ने अपनी गिरी हुई दशा से निकलकर उन्नत होने का प्रयास नहीं दिखाई पड़ता है। कुछ ऐसे भी हैं जो यह मानते हैं कि भारत में ओबीसी नवजागरण नाम की कोई चीज़ नहीं है, किंतु ऐसे विद्वानों के मत को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसका कारण यह है कि भारतीय इतिहास में कई चरणों एवं कई रूपों में ओबीसी नवजागरण उपलब्ध हैं। कहना न होगा कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुए नवीन बौद्धिक आंदोलन में से प्रायः सभी आंदोलनों का स्वरूप ओबीसी नवजागरण का है। पृष्ठ 9। इसका परिणाम यह हुआ कि हिंदी के ऐसे लेखक जिनका सामाजिक सरोकार किसान, शिल्पी व कमरे वर्ग में से था और उनकी रचनाओं में समाज का दर्द, पीड़ा, बेचैनी व सौंदर्य खुलकर सामने आए थे, वे अपेक्षित रहे। ऐसे रचनाकारों के चलते हिंदी साहित्य पहले से ज़्यादा लोकतांत्रिक हुआ। भोजपुरी भाषा में पंडितों की वजह कभी सिर ऊंचा करके खड़ी ना हो पाई, क्योंकि उनका कोई महत्व समझा ही नहीं गया और न ही उसकी ताकत से जनता को किसी ने रूबरू कराया। हिंदी की संस्कृत में उत्पत्ति मानने वालों का तो कहना ही नहीं है। उनके लिए भोजपुरी गंवारू भाषा थी, क्या कहें कि बोली थी। भिखारी ठाकुर कवि ना होकर नाई व नचनिया थे। भोजपुरी का अपना कोई व्याकरण नहीं था और न ही कोई भाषा शास्त्र। ऐसी स्थिति में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने भोजपुरी के भाषा शास्त्र 2006 तथा भोजपुरी भाषा व्याकरण आरचना 2011 लिखकर भोजपुरी को कलंक से उबारा।
इसी तरह डॉक्टर सिंह ने हिंदी समाज को और कई अनोखे कार्यों, खोजों, अवधारणाओं, घटनाओं व स्थितियों से रूबरू करवाया जिस पर जनता सहजता के साथ यकीन नहीं कर सकती थी। उनमें सुल्ताना डाकू की कथा हो या गुंडा धुर का इतिहास या गंगू तेली के साथ भद्दा मजाक या गुरु घंटाल का रहस्य या डाकू शब्द की उत्पत्ति संबंधी राय, इन सब पर अलग तरह से डॉक्टर सिंह ने न सिर्फ सोचा बल्कि सप्रमाण तथ्यों की पुष्टि करते हुए उनके उचित, सही व तथ्यपरक इतिहास की खोज की। द्वेष की धूल तले दबे बहुजन नायक आलेख खूब चाव से बहुजनों के बीच पढ़ा गया। इसीलिए नहीं कि इसमें सुल्तान डाकू या गुंडा धुर का सिर्फ इतिहास था, बल्कि इसीलिए भी कि इस लेखक ने स्वर्ण व अंग्रेजी मानसिकता की पोल खोल दी थी। डॉक्टर सिंह ने जब हिंदी साहित्य का सबाल्टर्न इतिहास 2009 लिखा तो हिंदी जनमानस व साहित्यकारों को यह यकीन ही नहीं हुआ कि हिंदी साहित्य का कोई सबाल्टर्न इतिहास भी हो सकता है। इस पुस्तक में साहित्यकारों की जाति चोरी का मामला जब उजागर हुआ तब लोगों ने तली उंगली दबा ली। अब उनके लिए मंशीरनाथ न तो भृगु वंशी ब्राह्मण थे, न सबरपा क्षत्रिय, सबरपा मिल थे तो मंशीरनाथ मछुआरे। ठीक उसी तरह डॉक्टर सिंह ने जब ओबीसी की अवधारणा पेश की तो हिंदी पट्टी में बहुत शोर शराबा हुआ। नामवर सिंह का कहना था कि साहित्य में आरक्षण ठीक नहीं। वहीं राजेंद्र यादव और संजीव जैसे ओबीसी के साहित्यकार भी इस अवधारणा से सहमत नहीं थे। उनकी नज़र में ओबीसी के साहित्य जैसी कोई चीज़ नहीं थी और न ही उसका कोई सौंदर्य शास्त्र है। लेकिन धीरे धीरे लोग मान गए कि ओबीसी साहित्य जैसी कोई चीज़ भी है और उनका सौंदर्य शास्त्र भी। डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने एक एक कर तथ्यों की पड़ताल शुरू की, छानबीन की और ओबीसी साहित्य के दर्शन व सौंदर्य से हिंदी जनमानस जनता को परिचित कराया। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में लेकर अब तक ओबीसी की एक सशक्त परंपरा रही है। इस तथ्य से जब कोई अवगत कराया तब जाकर लोगों ने ओबीसी साहित्य की अवधारणा को स्वीकार किया। हिंदी साहित्य में उन्हें मान्यता मिली और यही भारत के सबसे बड़े वर्ग समूह का प्रतिनिधित्व करने वाला साहित्य बन गया। इससे द्विज साहित्य को समझने बुझने में यहाँ सहूलियतें हुई। वहीं सामंत चरित्र का ताना बाना स्पष्ट हुआ। जो वर्ग अब तक साहित्य से जुदा थे वे इससे जुड़े। डॉक्टर सिंह ने जब भाषा और साहित्य में अपने तर्क, संवेदना व विचार का लोहा मनवाया वहीं वे दर्शन और इतिहास में भी अपेक्षित दबा दी गई अन्य जरूरी चीज़ों को भी सामने लाए। डॉक्टर सिंह पूर्व लोग यही मानते थे कि दुनिया में कोई बुद्ध हुए, ये बहुत इम्पोर्टेंट और नोटिस करने वाली बात है, तो वे सिर्फ शाक्यमुनि गौतम बुद्ध ही थे, इसके अलावा कोई और बुद्ध नहीं थे। खोए हुए बुद्ध की खोज ने यह बात भी साबित करके रख दी है कि भारत में एक नहीं अनेक बुद्ध थे। भारत में हड़प्पा की जो संस्कृति थी वह भी बुद्ध की संस्कृति थी और भारत विश्व गुरु था तो वह बुद्ध दर्शन के बदौलत था। ये भी बहुत अच्छी नोट करने वाली बात है। डॉक्टर सिंह ने बिहार और उत्तर प्रदेश में कई इलाकों में जाकर नई ऐतिहासिक खोजों की तरफ इतिहासकारों को, पुरातत्वविदों को ध्यान आकर्षित कराया। साथ ही उन्होंने यह बताने की कोशिश भी की कई ऐसे रहस्य अभिशेष हैं जिनसे पर्दा उठाने के पश्चात अब तक इतिहास के बारे में जो अवधारणाएं, कहानी बनाई गईं या निर्मित की गईं सब झूठे लगने लगेगी। जब पहली दफ़ा संस्कृत भाषा को डॉक्टर प्रसाद सिंह ने कृत्रिम भाषा के रूप में चिन्हित किया, बताया तो दुनिया को यह पागलपन लगा और यह भी पागलपन लगा कि संस्कृत से पुरानी भाषा पाली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस करने वाली बात है। लेकिन तथ्यों तर्कों के आगे संवेदना व आस्था भला कब तक टिकेगी। कुछ ऐसे ही संस्कृत भाषा के साथ हुआ। संस्कृत अब सभी भाषाओं की जननी माँ नहीं रही और न ही सबसे उन्नत व प्राचीन। इस आग से अगर
पट्टी, हिंदी पट्टी का कोई साहित्यकार खेल सकता था तो वो उनका नाम सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ही है। डॉक्टर हरिराम सिंह PhD।